सर जी, गुड मोदी मॉर्निंग सर। Good Modi, good morning, Shinu ji. Welcome. Welcome Yes, on board. Welcome on board all delegates. Leshmi Chansoria, Seema Kashyap ji, Shrikant sir. गुड मॉर्निंग सर। सोनी जी, good morning. Kiran Kashyap, Monica ji और शीनू जी, नमिता सिंह जी, वेलकम। ऋषिता गुप्ता जी, वेलकम, आपका स्वागत है। अंजनी मिश्रा, हेमा शुक्ला, रानिका जी, स्मिता बनर्जी जी और अर्चना कामतान जी, नंदकिशोर जी, रचना जी, प्रीति श्रीवास्तव जी, सोनी कश्यप जी, दिवाकर भैया जी, सोनम विश्वकर्मा जी, पुष्पलता जी, सत्यम पांडे जी और रश्मि सिंह जी, आप सभी लोगों का बहुत 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 स्वागत है। और हाँ, गुड मॉर्निंग सोनम जी। और जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं, गुड मॉर्निंग सत्यम पांडे भैया, वेलकम। जैसा आप लोग जान रहे हैं कि हमने अभी 8 एपिसोड कंप्लीट किए हैं और हमारा जो टॉपिक था वो टॉपिक था प्रोएक्टिव एटीट्यूड। और मुझे पूरी उम्मीद है करीब 5 एपिसोड उसके हमारे यूट्यूब चैनल पे वी लव 2000 पे आ भी चुके हैं। बाकी के 3 एपिसोड वो भी जल्दी आपको उस पे रिलीज कर दिए जाएंगे। और कुल मिला के मकसद यही है हमारा, और उसका मैं बता दूं, मैं सिर्फ लोगों से यही पूछता हूं, 24 घंटा बीत गया, क्या सारा दिन आप खुश रहे? अगर जवाब आता है नहीं, कोई बात नहीं, हम फिर आपको मिलेंगे। मेरा एक ही मकसद है, 24 घंटे 365 दिन साल दर साल सारी जिंदगी हमें खुश रहना है, हर हाल में हमको खुश रहना है। लेकिन सर क्या करें, खुश नहीं रह पाते हैं। आओ बच्चा, मेरे संगत में बैठो, हम आपको बताएंगे खुश रहने के कितने फायदे हैं। तो वही है, और खुश रहने के लिए जिस एटीट्यूड की हमको जरूरत है, उस एटीट्यूड का नाम है प्रोएक्टिव। आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज नहीं आ रही। जी सर, अभी आवाज आएगी सर, प्लीज वेट। सर का कोई कॉल आ गया है जिस वजह से सर का फोन बंद हो गया है। प्लीज जस्ट वेट, अभी सर की आवाज आएगी सर, प्लीज वेट।
लेशमी जी, आप इतनी देर तक मेरा इंतजार करते रहे सन्नाटे में। जी सर, मैंने सबको बता दिया, आपका सर जो है माइक म्यूट हो गया, कॉल आ गई होगी। कॉल आ गई होगी, तो मतलब बता करके आप एकदम मस्त हो लिए हैं। जी सर। तो सर मैं ये प्रोएक्टिव तो अभी हम ही सीख रहे हैं, इसलिए हम क्या बोले उसमें। नहीं, कितने लोग कितने अच्छे प्रोएक्टिव है, इतने में वरना बवाल हो जाता है, ट्रेन नहीं आई, कब आएगी कब आएगी, ये तो गड़बड़ है, ऐसे नहीं वैसे। कुल मिला के कहने का मतलब है मस्त रहने का, ऑलवेज जबरदस्त रहने का। तो प्रोएक्टिव, तो कितने लोग हैं जो खुश रहना चाहते हैं, थम्स अप करके बताएं। मेरे तो डबल डबल थम्स अप है, मैं तो दिन भर खुश रहना चाहता हूँ, ऑलवेज हैप्पी 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 हैप्पी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, हर टाइम एट एनी कॉस्ट रहना रहना है। तो वो उसमें क्या है ना जी, उसके 8 एपिसोड में मैंने बहुत सारी बातें बता दी, वो आपको यूट्यूब चैनल जो हम लोगों का है वी लव 2000 उसमें मिल जाएंगे, उसको देखिए, उसको नोट्स बनाइए। और मैंने ये बोला था उसको, जब उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा आपको कि क्या है, तो आपको अच्छा लगेगा काम करने के लिए। मुद्दा केवल ये है कि भैया क्या खुश रहना चाहते हैं? खुश रहेंगे तभी जिंदगी मजेदार होगी। मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत सारे लोग बहुत सारे पैसे कमा भी लेते हैं लेकिन फिर भी खुश नहीं रहते। मैंने बहुत लोगों को देखा उनके पास पैसे नहीं है तब भी खुश नहीं रहते। तो मैं तो बड़ा गजब फंस गया कि पैसे नहीं है तो भी दुखी, पैसे हैं तो भी दुखी, उनका मन के लोग हैं तो भी दुखी, मन के लोग नहीं है तो भी दुखी। ये पता नहीं कहाँ से लोगों को इतनी टेंशन रहती है, इतना वो रहता है। तो प्रेशर तो मुझे समझ में आता है, प्रेशर तो जिंदगी में होता है, बट टेंशन नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो वही है, तो मेरा एक मकसद है, और ये एक टॉपिक ऐसा है जिस टॉपिक को लोग बहुत पसंद करते हैं, और ये सुकून से समझने वाला, आराम से समझने वाला टॉपिक है कि यू वांट टू बी हैप्पी और नॉट। तो खुश रहना मेरा मकसद है, हैप्पीनेस इज द वे, हैप्पीनेस इज नॉट द डेस्टिनेशन, हैप्पीनेस हर वक्त है। तो उसके लिए अगर हम मोदी केयर को भी साथ में जोड़ लेते हैं और हम उसमें भी हैप्पी रहना चाहते हैं, तो आपको 2 जगह फेथ करना पड़ेगा। मेन इंपॉर्टेंट फेथ आपको 2 जगह करना पड़ेगा। जब आप 2 जगह फेथ करेंगे, पहली फेथ है आपको सुरेखा भार्गव के ऊपर फेथ करना पड़ेगा, और भजन कीर्तन की तरीके से सुरेखा भार्गव का पाठ करना पड़ेगा, भजन कीर्तन की तरीके से उनको सुनना पड़ेगा। और दूसरा फेथ करना पड़ेगा ईश्वर पे। ईश्वर पे इसलिए फेथ करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पूरे जीवन काल में कुछ चीजें ऐसी हैं जो ईश्वर के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे हाथ में है। तो जो हमारे हाथ में चीजें हैं वो हम सुरेखा भार्गव जी के तरीके से करेंगे, और जो ईश्वर के हाथ में है उसको ईश्वर को ही करने देंगे। ओके, तो एक सवाल खड़ा है, कोई मेरी मदद कर दे, तैयार है ना? कोई कर देगा? हाँ, अरे अंगूठा ही दिखा दो करेगा तो। मैं सांवला हूं, मेरे को बड़ी प्रॉब्लम होती है जी, पता नहीं भगवान ने मेरा रंग ऐसा क्यों बना दिया। काश मैं भी गोरा गोरा होता सीमा जी की। के प्रोडक्ट लगा लीजिए। नहीं नमिता, वेलोसिटी के प्रोडक्ट लगा करके भी मेरा जो कैमोमाइन है, जो अंदर की स्किन टेक्सचर वो है, वो जीन्स के साथ में जुटे हुए हैं, वो तो ऊपर से लिपा पोती हो जाएगी। नेचुरल नेचुरल मैं गोरा नहीं हूँ। जी मैं क्या करूं? कई लोगों को मैंने देखा वो ऐसे करते हैं, मैं छोटी क्यों रह गई, मैं मोटी क्यों रह गई, मैं पतली क्यों रह गई, मैं सांवली क्यों रह गई, मैं गोरी क्यों रह गई। फिर शुरू होता है, मेरे को अच्छे दोस्त नहीं मिले, मेरे को अच्छा घर नहीं मिला, मेरे को मतलब ओ हो ये उस इंसान की फितरत है जिसको ना आने का पता था कि कहाँ आके गिरेगा इस संसार में, और ना उसको जाने की खबर है कब वो निकल लेगा यहाँ से। ऐसा इंसान इतना जलवा हाँकता है, मतलब गजब है भाई। तो मेरा कहने मतलब है, ईश्वर को भी संग में रखो भैया, ईश्वर की बहुत आवश्यकता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे आपके बस में नहीं, और जो चीजें हमारे आपके बस में नहीं उनके लिए कभी भी परेशान नहीं होना। तो आधा कार्यक्रम तो ये हो गया भैया, आधा कार्यक्रम तो मैंने ईश्वर के दूसरे कर दिया। और सही बताऊं, मैं एक चीज बताऊं, आई एम थैंकफुल टू गॉड, मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूं कि मैं सांवला हूं। बहुत लोग मुझे प्यार करते हैं सिर्फ इसलिए कि मैं सांवला हूं। वाह वाह भगवान, वाह वाह भगवान, क्या बात है ना? तो अपने को खुश रखने का क्या तरीका है? ये तरीका है, थैंक यू गॉड, आपने हमें सांवला बनाया। मैं शीशे में देखता हूं तो मैं बहुत अच्छा लगता हूं, मैं बहुत स्मार्ट लगता हूं, मेरे को बहुत खुशी होती है कि आपने मुझे ऐसे बनाया।
इफ यू डोंट लव योर सेल्फ, अगर आप अपने को प्यार नहीं कर पाओगे तो किसी को भी प्यार दे नहीं पाओगे, ठीक है ना। प्यार करो जी भर के, तो अपने को प्यार करने में कंजूसी, अरे बाहर वाले तो दुश्मनी का ठेका लेके बैठे हुए हैं और हमने भी अपनी ठेकेदारी कर रखी है, हम भी अपने दुश्मन बने बैठे हैं। तो भाई बता रहा हूं, धीरे धीरे बताऊंगा आपको और चीजें। तो ईश्वर में फेथ, यस हमें है। सुरेखा भार्गव में फेथ, यस हमें है। और प्रोएक्टिव एटीट्यूड हम लेके रहेंगे, अपने में बदलाव करेंगे। जब ये तीन चीजें हमारे पास आ जाएंगी तो खुशी बरसेगी हमारे ऊपर, बरसेगी एकदम धनाधन बरसेगी काम। तो मैं अभी कोशिश करता हूं एक चीज को शेयर करने के लिए, बस याद दिला दूं आपको, क्योंकि वो याद वाद दिलाना पड़ जाता है सारी चीजें सबको। तो मैं वो देखता हूँ, खोजूं मैं वो क्या चीज है जो मुझे आपको याद दिलानी है। किसी से मैं खुद ही खो जाता हूँ, वो कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कहाँ रखा है मैंने वो अपने कंप्यूटर में, मैंने वो चीजें कहाँ रखी हैं। एनीवे 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 एनीवे, हाँ मिल गया मिल गया, देखता हूँ मैं। गुड, वेरी गुड, नाउ आई गॉट इट। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। कितने लोगों को दिख रहा है? सभी लोगों को दिख रहा है जी? एवरीबॉडी? ओके ओके ओके, तो एक बार देख लो भाई सभी लोग, अच्छे से देख लो। वापस मैं वहीं से शुरू हो रहा हूं, जीरो से, जहां से मैं चला था। ये 30 ऐसी आदतें हैं ये 30 ऐसी आदतें हैं जो आपके सामने है। ऐसे एक बार सरसरी निगाह से बढ़ता हूं। अगर आप में ईर्ष्या करने की आदत है, अगर आप में आदत है कि आप लोगों को नीचा दिखाते हैं, या आप समझिए अगले में है ये, आप किसी इंसान को सामने रख सकते हैं जिसको ईर्ष्या करने की आदत है। जिस इंसान को, अगर आप जानते हैं किसी ऐसे इंसान को जो बहुत जलन करता है, अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो लोगों को नीचा दिखाता रहता है, आपको कुछ ऐसे लोगों को भी अगर जानते हो जो लोगों को और नजरअंदाज कर देते हैं, अगर लोगों का मजाक उड़ाने वाली आदत किसी में आप देखते हैं, किसी में आप देखते हैं वो बात बात पे झूठ बोल देता है। शायद कई लोगों को आप जानते होंगे जो लालची होते हैं, और कई लोगों को गुस्सा बहुत आती है, कई लोगों की हर समय शिकायत करने की आदत होती है, कई लोगों को दूसरे से अपनी तुलना करने की आदत होती है, कई लोग बहुत अहंकारी होते हैं, जिनको अहंकार बहुत ज्यादा होता है, कुछ लोग जरूरत से ज्यादा चिड़चिड़ेपन की आदत होती है उनमें, कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि बात बात में वो समस्या गिनाते रहते हैं, कुछ लोग हमेशा डरे डरे रहते हैं, कई लोगों में विश्वास की कमी देखी गई है, बहुत विश्वास की कमी रहती है, कई लोग हैं जो साजिश करने की उनकी हैबिट होती है, और कुछ लोगों की तो जरूरत से ज्यादा बकबक करने की आदत होती है, और कुछ लोगों की उल्टा इसके जरूरत से ज्यादा शांत रहने की आदत होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी के काम का क्रेडिट नहीं देते हैं, वो उनका क्रेडिट मार करके बोलते हैं हम ही ने किया है। कुछ लोगों को विश्वासघात कर देते हैं, ये भी बड़ी अजीब सी आदत है। कुछ लोगों को एक आदत होती है, छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेते हैं। कुछ पुरुषों में आदत होती है जो महिलाओं को बुरी नजर से देखते हैं, उनकी नीयत खराब होती है, अमानत में खयानत करने की बात करते हैं, हवस उनके नजरों में रहती है। कुछ लोगों की आदत होती है कि दूसरे की बात बीच में ही काटने लगते हैं, मतलब। और कुछ लोगों को होता है कि वो अभी किसी ने बात कही नहीं कही, वो तुरंत ही उसका जवाब मैं सही हूं, हमेशा यही रट लगाते रहते हैं। कई लोग चालाकी और चतुराई करने की आदत रहती है। कुछ लोगों को कान का कच्चा होने की आदत होती है, किसी ने कुछ कहा उस पर यकीन कर लिया। और कई लोगों में ये होता है कि सब्र बिल्कुल नहीं होती है। कुछ लोगों को अपनी तारीफ सुनने की बहुत आदत होती है, उनकी जहां बैठेंगे बस उनकी तारीफ होती रहे तो उनको अच्छा लगेगा, नहीं तो उनको बड़ा प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों को दूसरों की झूठी तारीफ करने की आदत होती है, उसको बिना बिना बात के उसको चढ़ाए पड़े हुए हैं। कुछ लोगों की किसी भी बात का राई का पहाड़ बना लेते हैं, बातों को बढ़ा चढ़ा के बताने की आदत होती है। और कुछ लोगों को चुगली करने की आदत। मैंने रिवाइज करा दिया। मैं बस आपको इतना बताना चाह रहा हूं कि ये सारी जो भी ये चीजें हैं, जो भी ये आदतें हैं, यही वो हैबिट्स हैं जो हमें एक अच्छे व्यवहार को करने में रोकती है। तो मुझे लगता है कि इस पे गौर करना चाहिए, और इसी को
ध्यान में रखते हुए ये बताया गया है कि अगर आपका प्रोएक्टिव एटीट्यूड रहता है तो ये सारी चीजें आपके दिमाग से गायब हो जाएंगी करने के लिए। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है जो मैंने बोला, अगर ये सारी आदतें आप किसी में देखते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल उलट यही है कि अगर कोई भी आदमी आप में ये सारी आदतें देखता है तो उसको भी अच्छा नहीं लगता है। यानी आपको एक अच्छा इंसान बनना है। कहते हैं कि जिंदगी में सक्सेस हमें अच्छा इंसान बनने पे गारंटेड है। अच्छा इंसान का मतलब है कि हमारे वो बहुत सारे व्यवहार, हर आदमी को लगता है वो अच्छा है, मुझे भी लगता है मैं अच्छा हूं, अगला आदमी बताता है। और मेरा एक सिंपल लिटमस पेपर टेस्ट है, अगर 24 घंटे के अंदर आप पल भर के लिए परेशान हुए और उन 30 में से कोई आदत आपकी रही, आप गुस्सा हो गए, इरिटेट हो गए, जवाब देने लगे, आपका चेहरा तमतमा गया और आप बहुत परेशान हो गए, आप, तो इसका मतलब भाई अभी आपको अपने ऊपर मेहनत करने की जरूरत है। आज एक ऐसी चीज के बारे में मैं बताने जा रहा हूं आपको जिसमें लोग उलझ जाते हैं, और उस टॉपिक का नाम है कंपार्टमेंटेशन ऑफ लाइफ। जिंदगी को हमें कंपार्टमेंट में बांट के चलना चाहिए। कई लोगों को ये बात बहुत बाद में समझ में आती है, और वो कंपार्टमेंट में बांट के रखने की जो चीज बताऊंगा उसी के सिलसिले में बाकी की वो 30 चीजों में कुछ ना कुछ आदत सही हो जाती है। जैसे आपसे पूछना है, कोई ना कोई मेरी मदद करेगा, परिवार की परिभाषा क्या है? जो मुझसे बात कर सकता है वो माइक अनम्यूट करके बात करे। परिवार किसको कहते हैं? कोई नहीं बताएगा मुझे, सब चुप है। अरे आगे आओ बच्चों, हिम्मत करके आओ भाई, कोई आओ। सर जो हम लोगों के साथ रहे, हमेशा हमारे सुख दुख में साथ दे। अच्छा, ये परिवार होता है? नहीं देखो, मक्खन पालिश नहीं लगाओ, जो सही सही वो बताओ, परिवार किसको कहते हैं? सर जिसमें प्यार और सबसे एकता ज्यादा हो। दुखी तो परिवार ही करता है। हाँ, जी शीनू जी बताइए। सर जिसमें प्यार और एकता हो, सब लोग साथ में रहते हो, उसको परिवार बोलते हैं। भाई आप लोग फिलॉसफी वाली बातें कर रहे हैं जी, बहुत पढ़ लिख गए, हमें मालूम है, आपका ज्ञान बढ़ गया है। हम बेसिक डेफिनेशन पूछ रहे हैं, फैमिली की डेफिनेशन क्या है, परिवार। सर आप बताइए फिर। लो, अरे आजा, भारतवर्ष में रहते हो भैया, भारतवर्ष में परिवार सर की गूगल करके बताते हैं। जी गूगल करो सब, यहाँ तो सर, गूगल करो। हेलो, हाँ, माता पिता, भाई बहन, हेलो, सब लोग, बच्चे बच्चे सब एक साथ मिलकर रहते हो, चाहे हाँ उसमें कष्ट भी हो, दुख भी हो, लड़ाई झगड़ा भी हो और प्रेम भी हो, सब चीज मिक्स हो। हाँ हाँ, नहीं ऐसे सोच रहे हैं। आपने तो बहुत बता दिया। मैंने सिर्फ पूछा था परिवार किसको कहते हैं, तो आपने क्या क्या बताया? सर माता पिता, माता पिता, मैं लिख लेता हूँ, माता पिता, बच्चे, बच्चे, दादा दादी, दादा दादी, चाचा चाची, ऐसे पूरी जॉइंट फैमिली जो होती है सर। नहीं हमने फैमिली पूछी, आपने ज्वाइंट लगा दिया उसमें। अरे सब वो सब परिवार ही के तो सदस्य हुए ना सर। वो ज्वाइंट परिवार के सर गूगल बता रहा है एक ऐसा सोशल यूनिट जिसमें पेरेंट्स और चिल्ड्रन साथ में रहते हैं। हाँ जी ठीक है जी, मैं समझ गया, बिल्कुल हेलो, सही है। हाँ दिवाकर भाई, जी 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 सर, मैं भी कुछ बोलूं? बिल्कुल बोले। अरे सर मैंने बोला जो बोल सकता है बोले। बहुत सिंपल सा जो सवाल आप पूछा। जो आप पूछ रहे हैं, परिवार का मतलब हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे। वेरी गुड, गूगल भी यही बता रहा है, आप सबको बता दें, ये बड़ा भ्रम है हमारे सोसाइटी में, और ये बहुत ज्यादा डिबेट इस पे होती नहीं है। फैमिली इज हस्बैंड, वाइफ एंड किड्स। यस, 2 बच्चे। नहीं 4 बच्चे भी तो भी चलेगा, बच्चे होने सर मेरा नेट डाउन हो गया था, पूरी बात मैं सुन नहीं पाई। हाँ परिवार किसे कहते हैं? परिवार की परिभाषा क्या है इंडिया में? परिवार किसे कहते हैं? डॉक्यूमेंटेड जो चीजें हैं जहां से है, तो फैमिली क्या है? सर परिवार वो है जहाँ पे प्यार हो। अरे भाई फिर ये एक और आए फिलोसफर वाले, अरे फिलोसफी नहीं चाहिए भाई, हम करें परिवार किसको कहते हैं?
परिवार डेफिनेशन, आपने बताया था दो, हाँ मतलब डेफिनेशन, बच्चे और माता पिता। बच्चे और माता पिता। अब जिस आपका एक बच्चा है जिसकी शादी हो गई, तो आप क्या कहते हैं? अब क्या कहेंगे उससे आप? जाओ भैया अपना परिवार संभालो। सर ज्वाइंट वो फैमिली। वो परिवार से बाहर, हाँ वो सर। परिवार से बाहर। अरे भाई हम जैसे घरों में बातचीत होती है वो बातचीत क्या होता है? अरे भैया पढ़ लिख लो, तुम्हारी शादी वादी कर ले और तुम भी अपना घर संभालो, है ना? ऐसे बोलते हैं ना। जिसकी सर मैं शादी हुई बताऊं वो सर, परिवार से हट गया मेरे था। पापा क्या कहते हैं, मेरे पापा कहते हैं तुम ब्याह करके जाओ तब तो तुम व्यवहारी हो जाओगी, आना 4 दिन मेहमान की तरह, फिर जाना अपने घर रही ना जाके, ऐसे कहते हैं। बिल्कुल सही है। आपकी लड़की है, अगर आपने लड़की की शादी कर दी तो क्या बोलते हैं? अब ये अब क्या बोलेंगे आप? अब ये नए परिवार में जाएगी, है ना? ऐसे तो बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत बहुत कंफ्यूजन है। बहुत बढ़िया। तो सिंपल कंफ्यूजन है हस्बैंड वाइफ एंड अनमैरिड किड्स, अनमैरिड बच्चे, ठीक है ना? अगर किसी की मैरिज हो गई तो वो क्या हुआ? परिवार से अलग उनका नया परिवार बन गया। उनका नया परिवार बन गया काम करने के लिए। फिर उनके तो वो तभी लोग कहते हैं क्या बात भैया, बहुत दिन शादी हो गए, परिवार बढ़ा नहीं रहे हो, क्या चक्कर है भाई, है ना? परिवार का एक्सपेंशन नहीं कर रहे हो काम करने के लिए। तो परिवार में वही होता है भैया, मियाँ बीवी बाल बच्चे, यही परिवार है। अब उसमें जोड़ दिया गया ज्वाइंट परिवार, है ना? सम्मिलित परिवार। सम्मिलित परिवार में सब लोग आ गए, चाचा चाची दादा दादी एक साथ रहते हो तो भी, नहीं तो एक साथ आते हो, बट फैमिली में ये है। और एक दूसरी परिभाषा है कि कलक जो होती है या लगाव जो होता है, वो सारी चीजें होती हैं जब सबसे नियरेस्ट क्या होता है, वो हस्बैंड वाइफ आर वेरी मच क्लोज टू देयर किड्स, अपने बच्चों का जो एकदम क्लोज टू क्लोज नेट होता है। सभी लोग हों, चाचा चाची हों, दादा दादी हों, माता पिता हो, सभी लोग हों, बट इक्वलेंट ये रहता है कि काम करने के लिए। तो मैंने सवाल ये पूछा क्यों, उसके पीछे एक कारण ये है कि कई सारे विवादों का कारण हो जाता है ये करने के लिए। अब इसमें आपकी चीज आती है जहां सब प्यार से रह रहे हो, जहां सब दुलार से रह रहे हो। तो एक सवाल और है, ये बंटवारा क्यों हो जाता है जी घर में? सर विचारों के मतभेद से। शट अप। विचारों के मतभेद से नहीं, विचारों के मिलने से बंटवारा होता है, डेवलपमेंट के लिए। हाँ, विचारों के मिलने से। देखिए बंटवारा क्यों होता है, जब 2-3 भाई हैं, बचपन में माँ बाप के साथ खेले कूदे सब हुए, जैसे जैसे वो बड़े होने लगे सबके चूल्हे अलग होने लगते हैं। शादी के बाद में सबके चूल्हे अलग होने लगते हैं। एक ही लखनऊ शहर में रहते हैं, 3 भाई रहते हैं, एक ही शहर में रहते हैं, तीनों के घर अलग अलग है। ये एक्सपेंशन है, ये फैमिली का जब एक्सपेंशन होता है तो इस तरीके से चीजें आती हैं। तो माँ बाप भी ये चाहते हैं कि भाई उनके 3 बच्चे हैं, तीनों अलग कमाएं खाएं, अलग अलग उनका सब हिसाब किताब रहे और वो अच्छे से रहे। मैं इंदिरा नगर में ऐसी कई फैमिली को जानता हूं जिनके माँ बाप भी इंदिरा नगर में रहते हैं अलग मकान में, उनके 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चे भी, और एक लड़का है 2 लड़कियां हैं, तो लड़का भी यही इंदिरा नगर में रहता है, लड़कियां भी इंदिरा नगर में ही ब्याही हैं, सब अपने अपने घर में रहते हैं। तो कई लोगों को लगता है कि मतलब अजीब सी बात है। तो ये चीज आप समझिए कि फैमिली की एक बहुत बेसिक यूनिट होती है, वो जैसे ही बड़ी होती है फिर उसमें से फैमिली का एक कोपल निकलती है, यही है। क्या किसी ने कभी बंटवारा देखा है, नहीं देखा है? एनीबॉडी? यस सर, मैंने देखा है। हाँ हाँ जी, रिशिता जी बताइए। यस सर। मतलब ऐसा जो मैं बोल रहा हूँ ऐसा ही है कि नहीं है? यस सर, मैंने देखा है। हाँ हाँ, जैसे हम लोग भाई बहन होते हैं तो मम्मी मम्मी करते हैं, सब फैमिली में बड़ा अच्छा होता है, लेकिन जैसे ही बड़े होने लगते हैं, फिर जैसे ही शादी हो जाती है, फिर थोड़ा सा और बड़े होते हैं, तो फिर सब लोग यही कहते हैं अच्छा भैया, या मतलब एक ही घर में रहेंगे तो ग्राउंड फ्लोर पे एक रहेगा, फर्स्ट फ्लोर पे एक रहेगा, सेकंड फ्लोर पे एक रहेगा, सबकी किचन अलग हो जाएंगी, सबके अपने। यस सर, यस दैट सर। इज एक्सपेंशन ऑफ फैमिली। तो हमारे पूरे वर्ल्ड का, यूनिवर्स का, तो आपने देखा होगा ना, तो पहले थोड़ा सा अजीब सा लगता है ना, उसके बाद में सब सेट हो जाता है। फिर हम दौड़ दौड़ के एक दूसरे की किचन में खा भी आते हैं, कोई बात नहीं है,
बट वो चीजें अलग होती हैं। तब चाचा के यहाँ भी ये चाचा शब्द कहाँ से आ गया, ये चाची शब्द कहाँ से आ गया? तो चाचा चाची अलग हो गए, पापा अलग हो गए, मंझले चाचा अलग हो गए, बड़े चाचा अलग हो गए। ये सब एक्सपेंशन ऑफ फैमिली है। तो कहते हैं हम चाची एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही घर में आसपास रह रहे हैं, तो चाची क्या बना रही हो, बड़ी चाची क्या बना रही हो, छोटी चाची क्या बना रही हो, सब लोग अलग अलग बनाते हैं। तो फैमिली में ये इस चीज को समझना जरूरी है, और कई लोग इस नेचुरल प्रोसेस को समझ नहीं पाते, कंपार्टमेंटेशन में नहीं कर पाते हैं। अब मैंने ये क्यों बोला, माँ बाप, हस्बैंड वाइफ और बच्चे, इनके अंदर अगर कोई अंडरस्टैंडिंग चल रही है, क्या जरूरी है इसको पब्लिक करना? मियां बीबी और बच्चों के बीच में जो चीज चल रही है अंडरस्टैंडिंग, क्या उसको पब्लिक में बताना जरूरी है? मियां बीबी रात में लड़े, मियां बीबी रात में लड़े, पहले हल्की हल्की लड़ाई हुई, पहले तकिया वकिया फेंकी गई, उसके बाद में फिर किताब उताब फेंकी गई, और उसके बाद में गिलास विलास फेंकने शुरू हुए, और फिर इतनी हो गई कि उठा करके जो है म्यूजिक सिस्टम गिरा दिया गया, और फिर लड़ाई बहुत बढ़ गई और चोट भी लग गई लोगों को, और फिर वो सो गए, फिर वो कमरे में सो गए। क्या इस बात को दुनिया को बताना जरूरी है? अच्छा, बड़े सीधे हैं, हम अपनी मम्मी को बताएंगे उन्होंने मारा है, वो कहेंगे हम अपनी मम्मी को बताएंगे उन्होंने हमको पिटाई, ऐसी लड़की से शादी करा दी, वो हमको कूटती है कमरे के अंदर में, और डिशुम डिशुम करेंगे, और मन करता है सबको बता दें। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। दैट इज कॉल्ड द कंपार्टमेंटेशन ऑफ लाइफ। अपने लाइफ को कंपार्टमेंट में रखो। मेरे और मेरे पत्नी के बीच में जो होगा वो हम किसी को नहीं बताने वाले, नहीं बताएंगे, वो वहीं रखेंगे। तो अभी क्या ना, हस्बैंड वाइफ हैं, कमरे में झगड़ा लड़ाई कर लिया, सर फुटओवर हो गई, पट्टी उट्टी बांध दी, दवा ववा कर ली, ओके डन। लेकिन अब बेडरूम से निकल करके अगर डाइनिंग हॉल में गए, तो डाइनिंग हॉल में आपको अब बेडरूम की बातें नहीं लेके जानी है। पता लगा वहां मैं रोते हुए निकले, क्या हुआ, अरे मेरे लल्ला क्या हो गया, अच्छा ओहो ऐसा है। तो कुछ लोगों को फिनाव फैलाने की आदत होती है, वो बहुत फंसते हैं लोग। तो कंपार्टमेंटेशन की आदत है। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपके बॉस से झगड़ा हो गया, आपके कोलीग से झगड़ा हो गया उसको भैया कुछ लोग घर ले आते हैं, मुंह बनाते हुए आएंगे ही घर मुंह बनाते हुए, जिससे कि पत्नी पूछे अरे लाल क्या हो गया, मेरे गोलू क्या हो गया, इतना क्यों परेशान हो। तो वो मूड ही बना के चलते हैं वहां से कि अब हम घर जाएंगे, हमको सांत्वना मिलेगी, और हम जाके बताएंगे कि देखो कितना दुखी है बच्चा, क्या हो गया, बॉस के मार खा के आया। भैया ऑफिस का मैटर ऑफिस में, वहां की डांट मार सब चीज ऑफिस में, ताला बंद, उसको घर नहीं लाने का। अच्छा, अब जब मियां बीवी से झगड़ा हो गया रात में, तो उसको ऑफिस लेके चले जाएंगे, वहां के दोस्त पूछेंगे अरे भाई साहब क्या बात है, आज परेशान लग रहे हो, मुंह फुलाए रहेंगे, और फिर यहाँ बोलेंगे क्या बताएं मेरी किस्मत ही खराब है। भैया तुम लोगों की किस्मत बहुत अच्छी है, हमको तो ऐसी डायन मिल गई है कि मेरे को खाए जा रही है, और ये है और वो है फलाना। ये गलत बात है भाई। हम मैं कहते हैं इतनी समझनी है कि मतलब नहीं करना चाहिए। गुड मॉर्निंग मोदी केयर। हाँ, गुड मोदी केयर में निशाद जी। मुझसे हाँ, अच्छा एग्जाम्पल लेके बताता हूं मैं। शीनू जी, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। मान लो मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई। यस सर। मतलब आई गई मुझे कोई जरूरत। यस सर। और शीनू जी के बैंक अकाउंट में 3 करोड़ रुपया है, ठीक है। यस सर। शीनू जी के बैंक अकाउंट में 3 करोड़ रुपया है, ये स्टेटस है, और मुझे 50 लाख की जरूरत है। और हम शीनू जी को और शीनू जी हमको पिछले 10 साल से जान रही है। यस सर। तो मैं शीनू जी के पास गया, मुझे लगा कि शीनू जी मुझे बहुत मानती हैं, और आज मैं तकलीफ में आ गया हूं, और मुझे पता है शीनू जी के पास पैसा है, और मैं शीनू जी से पैसा मांगना चाहता हूं। तो मैं शीनू जी आपसे अगर पैसा मांगने आऊं और आपसे कहूं कि शीनू जी मैं 1-2 महीने में आपको लौटा दूंगा, मुझे प्लीज हेल्प कर दीजिए, तो आप मेरी हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल करेंगे सर। अच्छा,
तो हेल्प करने से पहले क्या पूरे फोरम पे जो 2-3 हजार लोग होंगे सबको फोन करके बताएंगे कि सर मेरे पास आए थे, उनको बड़ी पैसों की सख्त जरूरत है, देखो कितना परेशान है सर? नहीं सर, कुछ बातें नहीं। सीक्रेट रखनी पड़ती हैं सर। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अच्छा, बस यही जानना था, यस यही सर। जानना था। ऐसा ही करेंगे ना, आप सबको बताएंगे तो यस, नहीं सर, बिल्कुल नहीं। नहीं? अच्छा, वेरी गुड। और फिर हम आपको 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद पैसे वापस कर देंगे और बात आई गई। तो ये तो नहीं कि उसके बाद बताएंगे फिर आप सबको कैसा नहीं हुआ सर, था? नहीं सर, सब अब वो हो गया, पूरा क्लोज हो गया सर, क्या जरूरत है सर? दैट इज कॉल्ड द कंपार्टमेंटेशन। लेकिन आपको यकीन यस नहीं सर। होगा, बहुत लोगों की ऐसी आदत होती है, बहुत लोगों की ऐसी आदत होती है यस कि सर। कि अगर कोई आदमी कहीं मजबूरी में या जरूरतमंद है और आपके पास मदद लेने आया है, तो वो खुद तो मदद नहीं करेंगे, यस लेकिन सर। उसका गाना गा देंगे पूरे मोहल्ले भर में कि भैया वो आए थे हमसे मदद मांगने के लिए और उनको मदद करनी है। और तो अगला आदमी को कहते हैं ना कि किसी का भेद, किसी के मन की बात, भाई किसी का तो दिक्कत है ना, नहीं ये नहीं। बतानी चाहिए सर, पता है विश्वास उठ जाता है सर। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये है। लड़ाई हो जाती है तब लोग चिल्लाने लगते हैं। हाँ हाँ, वो चीज ठीक नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से ये नहीं हो। और यही छोटी छोटी आदतें हैं जो, तो कंपार्टमेंटेशन को करना सीखिए। जी सर। अगर 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 मेरा मेरा इधर कोई सुन नहीं रहा, कोई बताएं। अगर अगर मैं बाहर काम करता हूँ और बाहर निकलता हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ और मेरी वाइफ हाउसवाइफ है और मैं वर्किंग हूँ और मैं फील्ड में वर्क करता हूँ, मैं आर्किटेक्ट हूँ और मुझे कई सारे कॉन्ट्रैक्टर से बात करनी पड़ती है, कई सारे एसोसिएट कंसल्टेंट से बात करनी पड़ती है, और उसमें कोई लड़कियां भी होती हैं, औरतें भी होती हैं। यानी कोई मेरी महिला मित्र है, अगर मैं महिला मित्र से कोई बातचीत करता हूँ अपने काम के दौरान, तो क्या उस महिला मित्र को हमें अपने पत्नी के बारे में या उसके अच्छाई बुराई के बारे के रोना चाहिए उनसे? बिल्कुल नहीं सर। लोग करते हैं, लोग करते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। किसी को कहते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं। कंपार्टमेंट है। आपको अगर देखिए, आज जो मैं सिखा रहा हूं उसको सीखिए। अगर आपको जिंदगी में खुश रहना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कंपार्टमेंट अलग अलग हैं, और एक कंपार्टमेंट से जैसे ही दूसरे कंपार्टमेंट में आए आपको गियर बदलना पड़ेगा। आप पहले कंपार्टमेंट का असर दूसरे कंपार्टमेंट में मत आने दीजिए, बिल्कुल भी करने के लिए। लोग अपने बेडरूम के अंदर की बातें, अपने परिवार के अंदर की बातें, वो भी ऐसे इंसान को बताते हैं जहां नहीं बतानी चाहिए, जिसका कोई मतलब नहीं है। जी सर। हाँ जी सर, जो बता देते हैं फिर बाद में जब लड़ाई होती है तब वो पूरा गाने लगते हैं, ये हाँ था, ये था तुम्हारे पास, ये था, ये था। अच्छा अच्छा। और देखो, जब भी आंसू निकले ना, जब भी आंसू निकले तो खुद पोंछना। जी सर। दूसरों से पुछवाने गए तो सौदा करेंगे आपके आंसुओं का, तब पूछेंगे। जी। नोट कर लो बात, बड़ी पतक की बात बता दी आनंद जी ने। हाँ, अगर आंसू निकले तो खुद ही पोंछने की ताकत बनाना। अगर आंसू निकले तो खुद ही पोंछने की ताकत बनाना। अगर किसी और के पास गए तो वो तेरे आंसुओं का सौदा करेगा, तब पूछेगा। लोग पगलैट होते हैं, वो ये बात ही नहीं जानते हैं, और वो चले जाते हैं दूसरों के पास रोना रोने के लिए, अपने आंसू पुछवाने के लिए, और उसके जाल में फंस जाते हैं। सर जी मुझे याद है एक बार आपने ऑफिस में मुझे यही बात समझाई थी सर। मैं तो शुरू से सबको ही सर समझा रहा याद हूँ। है सर। हाँ, मैं तो शुरू से ही सबको समझा रहा हूँ। मेरे को बस मेरे को इतना ही है, मैं आपको हर वो चीज बताऊंगा। आप खुश रहो भाई, बस एकदम खुश रहो। आज तक आपने जितनी पढ़ाई लिखाई करी होगी, जिंदगी में जितने लोग मिले होंगे, वो उनके साथ आप मस्त रहे होंगे, लेकिन वो खुशी टेम्परेरी है। मैं परमानेंट खुशी की बात कर रहा हूं, जिसको आनंद बोलते हैं। आनंद की अनुभूति करिए। सर एक चीज पूछनी है। हाँ जी।
पूरा पूरा रह गया सर। आज अगर आंसू निकले तो खुद ही पोंछना, नहीं तो लोग सौदा करेंगे। आगे सर क्या बोले थे सर? अगर आंसू निकले तो खुद ही पोंछने की ताकत रखिए। अगर दूसरों के पास गए तो वो सौदा करेगा आंसुओं का, तब आंसू पोंछेगा। हम कहाँ थे, क्या बात कर रहे थे? हमें किरण जी ने कहाँ से लौटाया था? हम क्या बात कर रहे थे? सर यही आप ऑफिस में, यही सब ऑफिस में बताते थे, शुरू से बताते थे। हाँ हाँ, ऑफिस में बताते थे। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कंपार्टमेंट करना सीखो, कंपार्टमेंट को करना सीखो। जैसे आपने ये देखा होगा, कोई आदमी झूठ बोलता है ना, तो एक झूठ को छुपाने के लिए उसको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। ये तो मैं कोई पहली बार तो नहीं बता रहा हूं, ठीक है ना? और अक्सर फंस जाता आदमी एक झूठ को, और झूठ बोलने का दिमाग इतनी तेज तैयार रहता है, तुरंत झूठ बोल दो, तुरंत झूठ बोल दो। तो अब वो कंपार्टमेंटेशन में नहीं हो पाता है काम करने के लिए कि कैसे करना है। लड़की को अपने ससुराल में हो रही घटनाओं की जानकारी कभी भी अपने मां बाप को नहीं देनी चाहिए। ये देनी चाहिए? नहीं। इसी को कंपार्टमेंटेशन बोलते हैं। लेकिन लोग देते? लड़की के मां बाप को अपनी लड़की के घर के अंदर ज्यादा घुसपैठ नहीं करनी चाहिए। कई मां बाप करते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें क्या है ना भैया, आप अच्छे इंसान बनो, ये व्यवहारगत चीजें हैं। ऐसे आप कुछ और एग्जाम्पल हमको बताएंगे कंपार्टमेंटेशन का मतलब? मैं जो बताना चाह रहा हूं उसका क्या मतलब समझ में आ रहा है आपको? मेरे बच्चे हैं, अगर मेरे घर में कोई मेहमान आता है और ड्राइंग रूम मेहमानों से भरा है, क्या उस समय मुझे अपने बच्चों को डांटना चाहिए? डांटते हैं लोग। छोटी छोटी बातें क्या है, जब आपका घर है, घर में मियां बीबी हैं और बच्चे हैं, तो डांट लो जितना डांटना है। और उसमें भी ये ख्याल रखो कि जो बच्चे हैं उनको, भाई अगर 3 बच्चे हैं तो एक को डांट रहे हो तो 2 के सामने मत डांटो, उसको अलग जाके डांटो। लेकिन इंतहा तो तब कर देते हैं लोग जब मेहमान उनके घर में आएंगे और उनके सामने वो अपने बच्चों को डांटेंगे और अपने बच्चों की शिकायत उनसे करने लगेंगे। गजब है। तो मैंने करते देखा लोगों को। नहीं करो भाई, ये सब नहीं करना है। तो आज के बाद से मैं आपको हर दिन छोटी छोटी वो चीजें बताऊंगा जो बुजुर्ग लोग बता के गए हैं। मैं और कुछ ही नहीं बता रहा हूं, मैं बस रिमाइंड कर रहा हूं उसको काम करने के लिए। उसी में उल्टा हो जाता है। अभी तो ये आते गड़बड़ है, उसी में कुछ लोग बोलेंगे बहुत सही किया, बहुत सही किया, बहुत सही किया। अगले का दिल टूट गया। आप सोचिए, कोई आपका अपमान करे क्या आपको अच्छा लगेगा? और कोई आपका सबके सामने अपमान करे तो क्या अच्छा लगेगा? तब लेकिन लोग सबके सामने अपमान कर देते हैं। ये कंपार्टमेंट, तो ये बेसिक फाउंडेशन हम आपको बता रहे हैं। इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करिए, अगर कोई और हमको बता सके मेरा क्या कहने का मतलब है। घर में आकर के कभी भी नकारात्मक चीजें नहीं बतानी चाहिए। कई लोग आते हैं ऑफिस से आते समय रास्ते के अंदर वो जितने एक्सीडेंट देखेंगे, अरे हुआ हम देखें भैया चौराहे पे यहां वो स्कूटी वाले के ऊपर ट्रक चल ही रहा। अरे घर में आके बताने की क्या जरूरत है बिना बात के? मतलब अखिल भारतीय चिंगाड़ भोपू बने बैठे हैं, अब वो रास्ते भर में जो छीछा लेदर देख करके आए वो घर में बताएंगे जरूर। और बड़ी शाबाशी है उनको, क्या बढ़िया। कंपार्टमेंटेशन का मतलब यही है कि भैया एक बात जहां की है वहीं रहने दो। घर तुम आए हो, घर का माहौल अलग है। तुम अभी ये सब बकवास करके चले जाओ, घरवाली सब चिंता करती रहेगी सुबह शाम तक, उसको वही सब दिखता रहेगा। लेकिन नहीं है,
तो कहां पे ये लाइन खिंची हुई है वो देखना जरूरी है सर। सर एक घटना थी कि हमारे भाई का पेपर था और एक ऐसी घटना हो गई कि वहाँ वो देखने चला गया। हाँ, बहुत मतलब बैड सिचुएशन थी वहाँ पर। हाँ, देखने चला गया, उसी दिन पेपर था उसका और हाँ, पेपर देने गया। पेपर अब वो जो घटना घटित हुई थी उसी उसके अंदर वही चीज चलती रही और पेपर एकदम से एक हिसाब से 0 ही हो गया। हाँ, तो घटना दिमाग में चली गई ना उसको समय। अब वही है इत्तेफाक है, उसको ये समझना चाहिए कि ये सब चीजें असर करती हैं दिमाग पे ना। जी सर। जी, इरशाद भाई कुछ कह रहे थे आप? सर मैं ये कहना चाह रहा था, माफी चाहता हूँ। हाँ, इधर कोई वो चेंजिंग हुई है लॉयल्टी वगैरह की? चेंजिंग नहीं, वो 2 दिन के लिए बढ़ गया था दोबारा से। अच्छा सर, 26-27 हो गया था। हाँ, हाँ, बस 2 दिन बढ़ा था, आज तक बढ़ गया था वो। जी, चेंजिंग नहीं हुई थी, एक्सटेंड हो गया था बस। रात के 12 बजे तक ही होगा मेरे ख्याल से। हमको लगता है या तो नहीं तो सुबह 6 बजे तक होगा। अच्छा सर। हाँ, दोनों चीजें। हाँ, बिल करना था इसलिए हमने कहा एक बार पूछ लें। नहीं, आप बिल कर लो, आप बिल कर लो आप। ठीक, थैंक यू। ठीक, ओके, थैंक यू। तो ये हम बता रहे थे कि इसका घटना का फर्क पड़ता है और इसी क्रम में दिक्कत हो जाती है लोगों को। तो ये छोटी छोटी चीजें। अब होता क्या, आप मोदी केयर बिजनेस कर रहे हैं, मोदी केयर बिजनेस में हम इधर सुरेखा भार्गव के बारे में बता रहे हैं, उधर हम बता रहे हैं कि अल्लाह, गॉड, जीसस और क्राइस्ट पे भरोसा रखिए। लेकिन वो जो अंदर गहरी आदतें पड़ी हैं, जब तक वो एक एक चीज कुरेद के हम निकालेंगे नहीं, तब तक मजा नहीं आएगा। और हम एक एक चीज का एहसास दिलाएंगे, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। हम लोग गाहे बगाहे कोई भी जैसे आप गर्मी के दिनों में गए और गन्ने का जूस मिल रहा है, आप अकेले गन्ने का जूस पीने जाएं, एक सिचुएशन है। आप अपने हस्बैंड वाइफ और बच्चे ये पीने जाएं, अलग बात हो गई। आप हस्बैंड वाइफ बच्चे और आपके माता पिता या चाचा चाची कोई हो या बुआ के लड़के हो तो एक अलग माहौल हो गया। आपके दोस्त हो, परिवार का कोई ना हो और आपके ऑफिस के दोस्त हो तो दूसरा माहौल हो गया। आपको हर बार ख्याल करना पड़ेगा कि पीना मुझे गन्ने का ही जूस है, अकेले पीऊंगा दूसरी तरह, पति पत्नी बच्चों के साथ दूसरे व्यवहार से, चाचा चाची पापा मम्मी सब होंगे तब दूसरे व्यवहार से, दोस्त होंगे तो दूसरे व्यवहार से। लोग गड़बड़ा देते हैं। तो मैं जो भी इशारे कर रहा हूं इसका मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, इसको कंट्रोल कैसे करें आप। देखिए, एक चीज है, आपका मतभेद और आपका मनभेद होता रहेगा 100%। जीत उसकी होगी जो मनभेद और मतभेद होने के बाद भी अपने दिमाग को शांत रखता है और जबरदस्त रहता है और हरफन मौला रहता है और मस्त रहता है। वो आदमी अपनी हार स्वीकार कर ले कि मनभेद और मतभेद और परिस्थितियां गड़बड़ होने के बाद अगर वो खुद चिड़चिड़ा रहा है, पिनपिना रहा है, गुस्सा कर रहा है, उसका खोपड़ी गर्म हो रही है, तो वो हारा हुआ इंसान है ना। आपकी जीत तो सिर्फ एक चीज में है कि आप मस्त रहो, जबरदस्त रहो हर टाइम एकदम। तो कौन सा गाना हम गुनगुनाते थे, हम तो खुद ही भूल जाते हैं। सर्दी जोत से जोत जलाते ये जिंदगी उसी की है, ये जिंदगी उसी जो की किसी है। का हो गया। हाँ, ये ये सारी भी मिस हाँ, हो गया। 2-3 गाने हैं जो सीमा जी ने बताया, वो भी है। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। आपको क्या सिखाती जिंदगी? आपको किसी का होना है। किसी के होने का मतलब है उसको, उसे दुख नहीं होना चाहिए आपसे। ओके, यानी कि वो बदले तब आप खुश होंगे, नहीं, उसके हिसाब से पहले आप बदलो। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो।
यही सब गाने। हम पकड़ेंगे आपको, अब तो मेरे साथ रहेंगे ना, अब तो हम हर दिन पकड़ेंगे। खुश रहे आज दिन भर, खुश रहे कि नहीं रहे? हम नहीं रहे, क्या रहा बताओ हमको। हम पूछेंगे क्या रहा भाई, तो धीरे धीरे डिटेल होगी, ये रहा ये रहा। तो पकड़ पकड़ के एक एक, जैसे होता ना मम्मी अपने बच्चे को गोदी में बिठा के और चारों तरफ से पकड़ के बिठाती है, तब उसके जुएं निकालती है। वो इधर उधर करता है लेकिन तब पकड़ के बिठा के जुएं निकालती है। एक एक जुआ निकालेंगे हम आपका। ये खोपड़ी में जुएं लग गए ना, आपके दिमाग के अंदर के जुएं, एक एक जुआ निकालेंगे आपका। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि लोग बात को पचा नहीं पाते हैं, उनका पेट दब जाता है और लोग कहते हैं हम तुम उनको बता दिए तब हो गया कल्याण, उनके पेट में तो भैया बात रुकेगी नहीं। अब समझो बवाल हो गया। लोग ये जानते हैं किसके पेट में पचेगी, किसके पेट में नहीं पचेगी। और जब आप ये खुद आदतें आप में होती ना, तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी आदत गड़बड़ है। आपको पता है कुछ लोगों का पसीना बहुत बदबू करता भाई, भयंकर बदबू करता है। और अगर कहीं उन्होंने जूता निकाल के मोजा निकाल दिया तो उल्टी आ जाती है। आती कि नहीं आती है? अरे कुछ तो आता है भाई। कभी महसूस किया कि नहीं किया कि कुछ लोगों के शरीर के पसीने से बहुत बदबू आती है और कुछ लोगों के जूते मोजे से बहुत सड़ान आती है? हाँ या ना? थम्स अप करके बताइए, हाँ या ना? उसको नहीं पता चलता है जो पहने होता है। जिसके पसीना निकल रहा होता है ना, उसको नहीं पता चलता उसका पसीना बदबू कर रहा है। जो जूता मोजा पहने होगा उसको नहीं पता चलेगा उससे बदबू आ रही है। ऐसे ही जो खराब आते हैं ना आपके अंदर, वो आपको नहीं पता चलेंगी। वो अगला नाक ऐसे करके भागेगा, तब पता कैसे बात करेगा? अरे तो कहां जा रहे उनसे? अरे उनके पास ना जाओ, अभी तुम 2 मिनट जाओगे, बात शुरू करोगे तो तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा। हाँ ये सब ले करके आप मोदी केयर बिजनेस नहीं कर सकते, बहुत दिक्कतें आएंगी। ये जो ऑलरेडी आपके दिमाग में, तो मैं चाह रहा हूं शीनू जी, अभी तो चलो लॉकडाउन वॉकडाउन है, कोरोना वरोना है, बड़ा कोरोना आ गया। यस सर। तो अगर कोरोना खत्म हो गया, लॉकडाउन वॉकडाउन खत्म हो गया, तो का तीर मार लेंगे जरा बताइए हमको। का हो गया है, कितना जोश आ गया है आपके अंदर, मतलब कहाँ टूट फाट पड़ेंगे जाकर के, क्या करेंगे? सर यही है कि अपनी कोशिश से डेमो करेंगे, जो अपना काम है, काम तो करना ही करना है। यही तो करना है। यस सर, और क्या करेंगे सर? तो आपको एक अंदर की बात बताएं? यस सर। सोच के देखिए, बिल्कुल पक्की पक्की बात बता रहे हैं आपको। यस सर। डेमो दिखाने वाले लोगों की कमी तो नहीं हो जाएगी लखनऊ में? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। ये भी पक्का हो गया। और आप डेमो दिखा भी लेते हैं। यस सर। यानी ना लोगों की कमी है, ना आप में दिखाने की कमी है ना? सर। और आप समझ लिए लॉकडाउन नहीं है और कोरोना सब भाग गया है। यस सर। यस सर। तो जीबीडी बनने से आपको कौन रोकेगा, हमको बताइए। सर कोई नहीं सर। तो आप जीबीडी हैं, तालियां बजाइए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। थैंक यू सर। अरे आप बता ना। यस सर। अगर आप जीबीडी तब भी नहीं बने तो आपके गले में तख्ती लटका के पूरे आपके इलाके में घुमाएंगे, उस पर लिखा रहेगा हाँ मैं ही दोषी हूं। सर आई एम जीबीडी सर, जीबीडी बनेंगे। नहीं तो अच्छा है जीबीडी बनना, नहीं तो उस पर लिखा हुआ है दोषी। मैं सर उसको देखना ही नहीं है सर, उसके बारे में सोचना नहीं है सर।
इसीलिए अपना हाथ एक मेंटर को दे दीजिए, क्योंकि आपकी Yes, sir. बदबू, आपकी सड़ांध, आपके चरित्र में गड़बड़, आपकी आदतों में गड़बड़ आपको कभी पता नहीं चलेगा। Yes, sir. निंदक नियरे राखिए, आगे की लाइन पूरी करे कोई हमको भाई। निंदक नियरे राखिए, क्या कहा गया इस पर? आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुधाए। लेकिन साहब हमसे ज्यादा काबिल तो कोई हो ही नहीं सकता। अहम ब्रह्मास्मि, तो उसके आगे क्या करना, ठीक है ना। तो आपको एक गुरु मिल रहा है। अब मैं सुरेखा भार्गव, सुरेखा भार्गव, सुरेखा भार्गव, सुरेखा भार्गव, हाय सुरेखा भार्गव, सुरेखा भार्गव, सुरेखा भार्गव, सुरेखा भार्गव, है सुबह शाम तक रट्टा लगाए बैठे। भैया सुरेखा भार्गव का वीडियो देखो, वीडियो देखो। आप लोग अच्छे से जानते हैं, जो लोग सुरेखा भार्गव का वीडियो सुन रहे हैं उनको लाभ मिल रहा है, दनादन लाभ मिल रहा है। और आगे सिद्ध हो जाएगा कि जब रेस दौड़ रही थी तो आनंद जी सबको एक ही चीज चिल्ला रहे थे, लेकिन उसमें कुछ के कान में मेरी आवाज नहीं गई, क्योंकि उन्होंने कान बंद कर रखे थे, कसम खा रखी थी, आनंद जी की बात तो मुझे सुननी ही नहीं है। मत सुनो भैया, आनंद जी कोई अपनी बात तो कर नहीं रहे। आनंद जी जो कह रहे, सीमा जी गलत तो नहीं बोल रहे मालिक, सीमा जी, सीमा जी चले गए कहीं, भाग गए, ठीक है ना। तो आपको तो भैया गुरु को संग रखना पड़ेगा, और इसीलिए सबने रखे। बिल गेट्स ने गुरु रखे अपने, महात्मा गांधी ने गुरु रखे, विवेकानंद साहब के गुरु थे, सबके गुरु थे। तो गुरु और कुछ नहीं करता, वो क्या है ना, ये बिल्कुल ऐसी छोटी छोटी चीजें आपकी जिंदगी से निकाल, तब उससे डिस्कस करिए। एक कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है आप ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल ध्यान से। और वो रियल घटना है। मेरे एक मित्र जो मुझसे तकरीबन 15 साल छोटे हैं, मेरे उम्र में वो 15 साल छोटे हैं, और हम उनको बचपन से तब जानते हैं जब वो 5th क्लास में थे और हम मसलन इंजीनियरिंग में थे, ऐसे करके काफी डिफरेंस था। धीरे धीरे बड़े हुए, हमारा हुआ बढ़िया हुआ, और वो मित्रता चलती रही। दोनों लोग लखनऊ में रहते थे, हम काम कर रहे, और वो फिर वकील बन गए। उन्होंने लॉ किया, वो वकील बन गए, हम आर्किटेक्ट थे ही थे, और बहुत हंसमुख, बहुत स्मार्ट और अच्छे है, और हाई कोर्ट में वकील हो गए। और शादी हो गई उनकी, और शादी के 4 साल के बाद वो एक दिन आते हैं और मुझसे मिलते हैं, और उनको पता था मेरे बारे में कि सर के पास बैठोगे तो अच्छी बातें बताएंगे, सर कभी गलत नहीं बताते हैं, सर कभी फेवर नहीं करते हैं, सर काफी पढ़ाई करते हैं और सर को काफी ज्ञान है, सर ने काफी मदद करी है। तो उन्होंने बताया कि सर मैं कुछ ज्यादा बहुत परेशान हूँ। हम एक लखनऊ का ही एक कॉन्ट्रैक्ट बिल्डर है जिसके पास में फॉर्च्यूनर गाड़ी है और बहुत पैसे वाला है, और चूंकि मैं वकालत करता हूँ और मैं कोर्ट चलाता हूँ, और मेरी जो वाइफ है वो भी पढ़ी लिखी है, तो वो भी जॉब करने के लिए चाहती थी, तो मैंने उनको जॉब करने के लिए ओके कर दिया। तो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसमें वो एज ए HR जो है वो जॉब कर रही थी। तो अच्छा था, वो भी ऑफिस जाती थी, हम भी ऑफिस जाते थे। लेकिन सर हम देख रहे हैं कि आजकल हमारी पत्नी के रंग ढंग कुछ गड़बड़ हो गए सर, और मेरे पास सर अभी मोटरसाइकिल है, और हम सर मध्यम वर्गीय परिवार से, आप जानते हैं। लेकिन वो जब से वहां काम करने गई है तो सर आप जानते हैं कॉन्ट्रैक्टर वगैरह किस नेचर के होते हैं, बहुत ड्रिंक करते हैं, सारे बहुत गलत गलत काम करते हैं, और इनका कोई एक सीधा काम तो रहता नहीं। तो मैं समझा था कि ऑफिस में जा रही है, ऑफिस कोई बात नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूँ सर आजकल ये उनके साथ बहुत घूम रही है, और इनका नेचर भी बदल गया है, और मेरी औकात नहीं है सर उनको ज्यादा हीरे जवाहरात के गिफ्ट देने के, लेकिन उनको ऑफिस से गिफ्ट मिल रहे हैं, और अब वो हमसे झूठ भी बोलने लगी हैं, फलाना ढिकाना, ये वो 3-5 इतना सब हो गया। तो मैं बहुत परेशान हूं सर, मुझे क्या करना चाहिए। तो हमने कहा क्या होता है, आप आपकी वाइफ हैं तो आप उनको मना करिए कि भाई आपको इस चीज से एतराज है। तो कहा सर मैंने मना किया था, और आप जानते हैं जब कोई भी पति होगा उसको ये अच्छा नहीं लगेगा कि उसकी पत्नी जो है वो कुछ ज्यादा ही रंग ढंग बिगड़ गए हैं और वो अपने
बॉस के प्रति इतना ज्यादा समर्पित हो गई है कि गिफ्ट वगैरह लेती है, उन्हीं की पार्टी में रहती है, उन्हीं की फंक्शन में होती है, उनके साथ शॉपिंग पे जाती है। हमारे लिए टाइम नहीं है, बच्चों के लिए टाइम नहीं है। हमारा एक बच्चा भी है सर। और तो हमने कहा, आपने उसको मना किया, डांटा, कहा, तो फिर वो उसी को फोन करके बुला ली घर पे, अपने बॉस को। हमने कहा फिर क्या हुआ? तो फिर बॉस आया, उसने हमको वो समझाने लगा कि भैया आपको जो करना है करो, अभी आपकी पत्नी तो हमारी हो गई, अभी हमारे साथ रहेगी। तो हमने कहा फिर तो वो दोस्त बोला, मैंने उससे पूछा भाई तुम शादीशुदा हो कि नहीं हो? तो बोले हाँ मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं, परिवार है लखनऊ में, लेकिन तुम कुछ और देख लो, तुम्हारी पत्नी। तो उसने कहा, मैंने हिम्मत करके बोला तो तुम क्या रखैल बना के इसको रखोगे? तो बोला वो सब आपको चिंता करने की बात नहीं है, बस वो मेरे ही साथ रहेगी, और अपने घर में रखना चाहो आप रखो, लेकिन तंग मत करना उसको। पत्नी आपकी है, वो ठीक है, उसने फोन करके बताया आप उसको कुछ तंग कर रहे थे मेरे संग रहने के लिए, तो तंग नहीं करना, वरना आपके लिए ठीक नहीं होगा। क्या आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा भी सिचुएशन आ सकती है किसी की जिंदगी में? मतलब एक पति अपनी पत्नी को मना कर रहा है, लेकिन पत्नी इतनी ढीठ कि नहीं साहब। अब हम वो उसको प्रेमी कह नहीं सकते हैं साहब, सोशल स्ट्रक्चर है, वो भी शादीशुदा है, आप भी शादीशुदा, एक ऑफिस में काम करते हैं और एक ऐसी पोस्ट पे हैं, लेकिन कहते हैं ना कंपार्टमेंटेशन नहीं पता, तो जरूरत से ज्यादा चिराइंद हो गई इसमें। और एक दिन वही जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ, और आपत्तिजनक स्थिति में पति ने पकड़ लिया अपनी पत्नी को उनके साथ में, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, जो कुछ भी होना था वो हुआ। तो हमने कहा अभी का क्या स्टेटस है? तो बोले सर हमने सब कुछ करके देख लिया, अब एक डिसीजन लेने जा रहे हैं। तो मैंने कहा सर आपसे पूछ लें, क्योंकि मुझे आप पे बहुत भरोसा है। तो हमने कहा क्या है? बोला सर हमने बंदूक खरीद ली है। वकील तो हुई, तो मैंने बंदूक खरीद ली है सर। बहुत जलालत हो गई सर, बहुत जलील हो गए सर। अब वो बच्चा भी मां मां चिल्लाता है, लेकिन अभी का स्टेटस ये है कि वो उसी के साथ, उसी ने एक घर दिलवाया है कहीं पे, वही रहती है। न सास से मतलब, न ससुर से मतलब, न पति से मतलब, न बच्चे से मतलब है। तो सर मैं अब दोनों लोगों को गोली मारने जा रहा हूं, जान से मारने जा रहा हूं, ऐसा मैंने प्लान बना लिया है। मैंने कहा मैं समझ सकता हूं, अगर किसी के साथ ऐसा हुआ होगा तो मोहल्ले में बदनामी, खानदान में बदनामी। और कहा सर हम नहीं चाहते थे कोई बात घर के बाहर जाए, लेकिन ये वीडियो रिकॉर्डिंग करके, ऑडियो रिकॉर्डिंग करके जो भी बातचीत हो पूरे खानदान भर में भेज देती थी। अब बताओ मैंने क्या बताया होगा? ये ऐसी सिचुएशन लेके कोई आदमी आया है तो क्या बताया गया होगा? कोई क्या बताता? पेशे से वकील है, सोचिए आप। मैंने कहा बोले मैंने सब गणित लगा रखी है, मैं कैसे मर्डर करूंगा, मैं कैसे गोली मारूंगा, कहां गोली मारूंगा, जिसमें क्या केस बनेगा, तो कौन सा केस बनेगा, तो मेरे को कुछ नहीं होगा, तो मैं बच जाऊंगा, सारा चीज। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। हाइट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, बिल्कुल रोता हुआ, बिलखता हुआ, चिल्लाता हुआ, बोला सर बस मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, सिर्फ आपसे मैं पूछने आया हूं। आपको जान के खुशी होगी, बिल्कुल जवाब मैंने दिया, बच्चा अगर तुमको मारना ही होता तो तुम अब तक मार दिए होते। तुमको टाइम नहीं लगता, तुम आते हो आनंद जी से बैठते बतियाते कि चलो आनंद जी से पूछ के आए, क्योंकि गैंगस्टर हैं, बहुत बड़े गैंगबाज हैं, तो तुमको हम गाइड कर देंगे। हमने कहा अपने दिल के अंदर से पूछो, तुम बहाना है तुम्हारा, तुम अंदर से मारना नहीं चाह रहे किसी को, ठीक है ना? तो तुम एक बहाना बना रहे हो कि कोई हमें समझा दे, कोई हमें बता दे, इसलिए आप मेरे साथ बैठे। एक वो स्टेटस था, तो मैंने उससे कहा कि तुम जाओ, फोन करो, दोनों लोगों को फोन करो और जाओ, मिलो उनसे,
बोले सर मेरा खून खोल रहा है, मेरे से कुछ गड़बड़ हो जाएगी वहां पे। हमने कहा नहीं, जाके मिलो, और मिलने के बाद दोनों लोगों को बोलो कि मैं बस ये बोलने आया हूं, जो आपकी मर्जी है आप करिए, मैं शुभकामनाएं देता हूं कि ईश्वर आपको अच्छे से रखे। और मैंने अभी तक जितनी भी उल्टी सीधी बातें आपसे करी, जितना भी एतराज किया, मैं ये समझ गया हूं कि ईश्वर की मर्जी के आगे हमें जिद नहीं करनी चाहिए, और कोई किसी को बदल नहीं सकता। तो मैंने तय किया मैं खुद को बदल लूंगा, और अब मैं मस्त रहने जा रहा हूं, जबरदस्त रहने जा रहा हूं। मैंने ये लाइनें उसको लिखवा कर रटवा दी थी, और मैंने कहा बिल्कुल अंदर अंतरात्मा से ये बोलना है आपको। बोला है भाई, बोला है। हमने कहा बोल के फिर आना, बोला है। आए तब तक दोनों का सॉरी का मैसेज आ गया, दोनों, उस आदमी का भी उस औरत का भी सॉरी का मैसेज आ गया पक्का। और ये भी लिखा था आप बहुत अच्छे हैं, थैंक यू सो मच। मैंने सॉरी का ये कि आपको हमारी वजह से जिंदगी में तकलीफ हुई उसके लिए सॉरी, आप बहुत अच्छे, थैंक यू। हो गई बात। हमने कहा देखो बच्चा तुम्हारा है, अभी दादा दादी हैं, रहेगा आराम से, वो आपका खून है, कोई बात। बोला सर ये आपने गलत करवा दिया, मतलब ये तो कोई करवाता नहीं, आपने ये करवा दिया बिल्कुल। तो हमने कहा अब इश्तहार दो, अब इश्तहार दो और दूसरी शादी करो, और कोर्ट से तलाक के पेपर बनवा लो और तलाक लो। हमने कहा एक बार पत्नी से जाना फिर पूछना कि भाई देखिए मैं खुश हूं, आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, आपने मुझे जिंदा बख्श दिया, बहुत अच्छी, धन्यवाद। मैं देख रहा हूं तुम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाओगे, शायद ईश्वर ने आप दोनों को ही एक दूसरे के लिए बनाया था, मैं कहीं से बीच में कबाब में हड्डी बन गया था। तो अब इसको कागजी कार्रवाई में सही कर लेते हैं। और भैया उन्होंने बनाया तलाकनामा, और उनका तलाक भी मंजूर हो गया, और ये काम भी हुआ, और उनकी दूसरी शादी भी हो गई, और जहां शादी हुई उस लेडी ने उनके बच्चे को भी अपना लिया। और थोड़े दिन बाद उस कॉन्ट्रैक्टर को, उस फॉर्च्यूनर वाले को कोई और एचआर मिल गई। और आज का स्टेटस है उनकी पहले वाली पत्नी उन्हीं के ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट का जॉब करती हैं, और उनकी नई मालकिन, नए बच्चे। वक्त ने किया क्या हंसी सितम। बाबा अब देखिए क्या हो गया है ना। अब वो कॉन्ट्रैक्टर, उस कॉन्ट्रैक्टर के वकील हैं ये। कॉन्ट्रैक्टर भी आता है, और वो रिसेप्शन पे बैठने वाली कभी कॉन्ट्रैक्टर के पीछे दीवानी थी, आज कॉन्ट्रैक्टर वकील के पीछे दीवाना है। और वो बेचारी रिसेप्शन पे है, अब उनके ना ये ना वो सब गायब। अच्छी सलाह इसी को कहते हैं, अच्छी सलाह। क्योंकि आप ये मत समझें कि आपकी जो क्षणिक ताकत आई है उससे आप किसी को दबा देंगे ना। कहां आदमी गोली मारने जा रहा था, और कहां आदमी की दुनिया पलट पलट के एकदम सही होकर के उसका घर बस गया, जिसने गलत काम किया था उसकी दुर्गत हो गई, अपना काम खत्म वहां पे। तो ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे आसपास होती रहती हैं। तो ये तो हो गया एक पत्नी की तरफ से। अब चलते चलते एक पति का हाल चाल बता दें। सीधे साधे लोग होते हैं साहब। तो एक बहुत ही सुधड़ गृहिणी, बहुत ही पढ़ी लिखी, लड़का भी एमएनसी में काम कर रहा है, लड़की भी एमएनसी में काम कर रही,
दोनों लगभग एक 1.25 लाख रुपए से ऊपर की सैलरी मिल रही। लड़की प्रेग्नेंट होती है, डिलीवरी उसकी होती है, एक छोटा सा बच्चा उसकी गोद में आ जाता है, और घर के हालात ऐसे हो जाते हैं कि वो लड़की हमसे मिलने आती है कि सर मैं सुसाइड करने जा रही हूं, मैं बहुत परेशान हो गई जिंदगी से। पता नहीं आपका कॉल कहां से लग गई, और मिस कॉल लग गई आपसे, मिला कहीं और रहे थे और मिस कॉल आपसे लग गई, और पता नहीं आपने ऐसे मुझसे क्या बात कर ली कि मुझे अब आपसे बात करने का मन कर रहा है। ऐसे ऐसे हालात हैं। तो हमने पूछा जी क्या बात हो गई इतनी? बोले सर मैं भी पढ़ी लिखी हूं। हमने कहा हस्बैंड प्यार नहीं करते? बोले बहुत प्यार करते हैं हमको। अब बताइए, हस्बैंड बहुत प्यार करते हैं जी। ओहो। तो हमने कहा लव मैरिज करी? बोला हाँ सर लव मैरिज करी। अरे वेरी गुड, फिर क्या हुआ? सब कुछ बहुत अच्छा है। तो हमने कहा हुआ क्या? बोला सर आप देखिए मेरे 4 महीने का बेबी है मेरा। अब वो बेबी है, उसका डायपर भी बदलना है, उसको दूध भी पिलाना है, उसको रात में वो सोता नहीं है, हमको भी सुबह ऑफिस जाना है, हमको नाश्ता भी बनाना है, हमको सब कुछ करना है, हमको कपड़े धुलने हैं। ये ख्याल नहीं रखते बिल्कुल। अरे माने लोग कैसे, इतनी छोटी सी बात। मैंने हमने कहा क्या ख्याल नहीं रखते? तो बोले नहीं अब उसका डायपर नहीं बदलेंगे, वो चिल्ला रहे तो उसको दूध नहीं पिलाएंगे। अब मैं इतना काम करती हूँ, मैं भी तो पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी तो ऑफिस जाती हूँ, मैं भी तो काम करती हूँ, और ये वो है फलाना ढिकाना है, उनको करना चाहिए। अब उसका एक लिस्ट था, मेरे दोनों का ही बच्चा है, तो उनको ये करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए, और वो नहीं कर रहे तो खुंदकारी खुंदकारी खुंदकारी। तो बोले सर पहले शादी से पहले बच्चा था ही नहीं, तो हमको अंदाजा ही नहीं था कि समस्या आ जाएगी। अरे मैंने कहा कितना बढ़िया है यार, तुम मियाँ बीबी दोनों, बच्चा आ गया। तो बोले मेरे को अंदाजा नहीं था कि जब बच्चा आ जाएगा तो मेरे को ऐसी प्रॉब्लम होगी कि वो कुछ करेंगे नहीं। और कहा जब से बेबी हुआ तब से वो और बिल्कुल भी मदद नहीं करते मेरी, बिल्कुल भी हाथ नहीं बटाते, मेरे में इंटरेस्ट ही खत्म कर दिया है। अब नहीं तो वो देखते भी नहीं है, तो मुझे शक होता है इनका कहीं चक्कर चल रहा है। लो अब वो जरा सी बात का बतंगड़ बनते 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 यहां तक पहुंच गया, और 4 महीने से परेशान हूं। जब से डिलीवरी हुई तब से परेशान काम करने। गजब के लोग हैं भाई। आप भी ढूंढ के देखिए कहीं ऐसी ही छोटी 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 चीजों को, बहुत सारी कांटे तो नहीं लेके घूम रहे हैं आप। हाँ ऐसे कांटे लेके घूमने से चैन नहीं मिलेगा कभी। तो मैंने आज आपको बताया कि ड्यू टू कंपार्टमेंटेशन ऑफ लाइफ के विभागीकरण, लाइफ की अलग अलग घटनाओं के विभागीकरण नहीं कर पाने की वजह से ये सारी दिक्कतें होती हैं। कहां क्या करना है, कब क्या करना है, कैसे करना है, किस समय पे करना है, कितना करना है, किस जगह पे करना है, किस जगह पे नहीं करना है, कहां जिम्मेदारी निभानी है, कहां फर्ज निभाना है, कहां व्यवहार निभाना है, क्या एक्सेप्ट करना है, कितना एक्सेप्ट करना है, कितना नहीं एक्सेप्ट करना है, ये सब आपको बताया जाएगा, हर हाल में बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी, 11 बज गया। बहुत अच्छा लगा मुझे, सब लोगों ने सीखा। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मैं आपके संग रहूंगा, आपके साथ रहूंगा, और किसी भी तरीके से आपको कोई भी चीज जो आपके अपने दिमाग को परेशान करती है, कोई भी चीज हो, आप यकीन मानिए हर चीज का सलूशन मेरे पास है। आपको बस मेरे ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, अपना दोस्त मानना पड़ेगा। अगर आप किसी भी चीज से परेशान हैं तो आनंद जी उसका सलूशन है। 100% आप इस्तेमाल करिए, एकदम गुणकारी मलहम है आनंद जी। आपके उस दुख को हमेशा हमेशा के लिए जिंदगी से मिटा देंगे। कैसे मिटाएंगे वो मार्ग बताएंगे, वो तरीका बताएंगे, और हर चीज में हम आपकी हेल्प करेंगे। बस मेरी यही इच्छा है। ईश्वर ने मुझे इस चीज के लिए सेलेक्ट किया है कि मैं आप लोगों की जिंदगी में हमेशा खुशहाली रखूं। जय हिंद, जय भारत, जय मोदी केयर। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, बाय बाय।